नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार को दिल्ली में प्रदेश इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक बुलाई है। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदयभान द्वारा बुलाई गई यह बैठक पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया की मौजूदगी में ये बैठक होनी है और बैठक में सभी 90 हलकों के लिए आए आवेदनों की छटनी करके पैनल तैयार किए जाएंगे। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जींद रैली और प्रदेश कांग्रेस की रथ यात्रा को लेकर रूट प्लान तय हो सकता है। साथ ही प्रदेश के 90 हलकों के लिए कांग्रेस के पास 2500 से अधिक नेताओं ने टिकट के लिए जो है आवेदन किया है। कांग्रेस हाईकमान ने वरिष्ठ नेता अजय माकन की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय स्क्रीनिंग में कमेटी बनाई हुई है। इस कमेटी में के पास जो नामों के पैनल भेजे उससे पहले स्टेट इलेक्शन कमेटी छटनी करेगी। प्रदेश इलेक्शन कमेटी के पास से जाने वाले नामों पर चर्चा करने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी पैनल बनाकर पार्टी हाईकमान को भेजेगी। इसके लिए केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा प्रत्याशियों के नाम को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो कांग्रेस के पास 2500 से अधिक नेताओं ने टिकट के लिए जो आवेदन किया है उसको लेकर कांग्रेस हाईकमान ने वरिष्ठ नेता अजय माकन की अध्यक्षता में 4 दिवसीय संसदीय स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। इस कमेटी के पास नामों के पैनल भेजने से पहले स्टेट इलेक्शन कमेटी की छटनी करेगी और प्रदेश इलेक्शन कमेटी के पास से जाने वाले नामों पर चर्चा करने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी पैनल बनाकर पार्टी हाईकमान को भेजेगी। इसके लिए केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा प्रत्याशियों के नाम को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो सीधा आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक बुलाई है और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान द्वारा यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें कि पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भी यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया की मौजूदगी में ये बैठक होनी है। और चर्चा क्या हो सकती है उसको लेकर जो है हम आपको बता रहे हैं कि बैठक में सभी 90 विधानसभा सीटों को लेकर जो है जो वहां से जो आवेदन आए हैं उनकी छटनी करने के पैनल को लिए तैयार किए जाएंगे। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जींद रैली और प्रदेश कांग्रेस की रथ यात्रा को लेकर यह रूट प्लान तय हो सकता है। साथ ही साथ ये रूट जो प्लान होना है राहुल गांधी की जींद रैली और प्रदेश कांग्रेस की रथ यात्रा को लेकर ये रूट प्लान इस बैठक में तय हो सकता है। साथ ही जिस तरीके से हरियाणा में चुनावी रणभेरी जो है बच चुकी है, बिगुल बच चुका है, ऐसे में सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने अपने तरीके से पूरी जोर आजमाइश करती हुई मैदान में दिखाई दे रही हैं। चुनाव के लिए सारी प्रक्रियाएं पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। तो इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जो खास पैनल है मैं उसका परिचय आपसे करवा देता हूं। रामराजी शर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। नीरज गुप्ता जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस की पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है सर आप दोनों मेहमानों का। लेकिन आज जो है सवाल यही है कि जिस तरीके से सबसे पहले मैं शुरुआत ही नीरज जी आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरीके से दिल्ली में जो है आपकी पार्टी की जो बैठक चल रही है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। जिस तरीके से आपके 90 विधानसभा सीटों से जो आवेदन आए हैं उनकी संख्या कुछ ज्यादा नहीं दिखाई दे रही आपको? देखिए, अब प्रदेश में इलेक्शन का बिल्कुल बढ़ चुका है और ये सामान्य प्रक्रिया है, मीटिंग तो अब चलती रहेंगी। क्योंकि हमने एक पॉलिसी बताई है कि जिताऊ और टिकाऊ को वोट दिया जाएगा। जो पार्टी को जिता सकता है और जो पार्टी में टिकाऊ है, कभी इधर उधर नहीं गया, बुरे समय में पार्टी का साथ दिया रही। देखिए, कांग्रेस पार्टी में वर्करों के प्रति इतना उत्साह है जिससे 5 सीट जीते हम। और देखिए, इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में भी अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद से 90 सीटों के लिए अपने 2300 आवेदन आए, 2300 आवेदन, इसमें सभी वर्ग महिलाएं भी हैं, 400-500 SC ST सभी वर्गों ने भूमिका निभाई है। इससे पता चलता है कि भाई
कांग्रेस प्रति लोगों का उत्साह बहुत है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ बाहर के लोगों ने भी अप्लाई किया है, अप्लाई तो कोई भी कर सकता है। देखिए ये स्थिति काम के बेस पे, मैं छत्तीस बिरादरी के इनपुट के आधार पर कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर हरियाणा में छत्तीस बिरादरी कांग्रेस को समर्थन देगी। लेकिन मैं किसी घमंड से नहीं बोलता सरकार हमारे बनेगी, कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, तो जनता ही फैसला करती है। हरियाणा की जनता ही पढ़ी लिखी है, उसे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तेरा बेवकूफ बना लिया बीजेपी वालों ने। 2014 से 19 कहते थे 70 पार 2019 में 40 पे आगे सिमट गए। तो ये जनता इनको समझ रही है। और मैं तो ये धन्यवाद करना चाहूंगा इलेक्शन कमीशन का, जिन्होंने 33-35 दिन पहले आचार संहिता लगा दी। कम से कम हरियाणा की जनता को इन झूठी घोषणाओं से तो छुटकारा मिल गया। हर रोज बोर हो जाते थे, आज ये घोषणा, कल वो घोषणा, ये घोषणा। शायद इनके दिल के अरमासों में रह गए, क्योंकि अभी कुछ और भी लिस्ट बाकी थी, और वर्गों के लिए भी घोषणा करनी है। जहां जहां इनकी जमीन खिसक रही थी वो शायद रुक की। आखिर में सीएम साहब को ये कहना पड़ा भी 4-5 दिन पहले कि भाई मैंने तो जितनी घोषणाएं करनी थी कर दी, उन घोषणाओं को इलेक्शन कमीशन के पास भेज दिया, अब इलेक्शन कमीशन देखेगा। तो मतलब उन्होंने अपनी घोषणाओं से छुटकारा पा लिया। अब तो सारा प्रदेश इलेक्शन कमीशन के अंदर है, अब तो ये कुछ भी नहीं कर सकते, जो करेगा इलेक्शन कमीशन करेगा। पानीपत में पीडब्ल्यूडी की इन्होंने घोषणाएं करी, एक पीडब्ल्यूडी की प्रक्रिया होती है। देखिए 1 महीने का ई टेंडरिंग होता है, वो पीरियड बचा ही नहीं, कहां से घोषणाएं पूरी हो जाएंगी। वहां इतने जोश में 170 करोड़ की योजना के नाम 137 करोड़ बोल के, इतनी घोषणाओं में इन्होंने ये भी उम्मीद नहीं रहा 167 करोड़ बोलना है, 137 करोड़ बोल के इतनी घोषणाओं की जल्दी थी। तो इसके लिए मैं इलेक्शन कमीशन को थैंक्स अदा करूंगा कि इन घोषणाओं को छुटकारा मिल गया। वो शायद देश के पहले और आखिरी घोषणाई सीएम होंगे जिनको देश घोषणाई सीएम के नाम से याद करेगा, क्योंकि किया तो है नहीं, आज तक 9.5 साल की घोषणाएं नहीं पूरी हुई, तो अगली घोषणा को तो नाम ही नहीं। अगर इन्होंने अच्छा काम किया होता तो 2014 से 19 में देखिए इनकी 70 सीटें आई, उसके बाद ही कहां खिसक गए, 40 पे आ गए। तो जनता ने इनका विश्वास खो चुकी है, हर मोर्चे पर सरकार फेल है और जनता ने देख लिया है। मैं ये नहीं कहता कि हमने भी अच्छा काम किया, हमने भी कुछ कमी थी, तब इनको हरियाणा ने सत्ता सौंपी कि हम अपने कुछ वादे पूरे नहीं कर पाए, और हम उसी को लेके अपना हिसाब 2004 से 2014, 2014 से 2024 का हिसाब लेकर जनता में क्या करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा किसने अच्छा काम किया किसने बुरे किया, जनता तय करेगी। सबके प्रोफाइल है, हमारी भी अपने प्रोफाइल है, पूरा 10 साल का इनका भी प्रोफाइल है। मेरे कहने से कुछ नहीं होता, इन्होंने ये नहीं किया कहेंगे हमने ये नहीं किया, वो जनता तय करेगी। मैं आज इस बहस में ना पड़ के ना फिर वो लंबी बहस हो जाएगी, मैं 4 बात बोलूंगा 4 बात ये बोलेंगे, तो वो पिक्चर बड़ी क्लियर है, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा। देखिए हमारी अब आज मीटिंग चल रही है, उसका स्क्रीन की मीटिंग चलेगी, उम्मीद है हमारी 1-2 सितंबर तक टिकटें डिक्लेयर हो जाएंगी। लगभग सभी सीटों पे मंथन हो चुका है और नाम शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, उनमें फाइनल करने बाकी हैं। क्योंकि तो पिछली बार भी कहा था इन्होंने हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, जबकि हमने 10-15 दिन पहले टिकट डिक्लेयर की। अब 5 सीट जीत गए और चंडीगढ़ की भी जीत गए, तब भी इन्होंने नारा पार दिया था 10 बार 400 बार। तो नारे देने में तो हाई रैंक का रिकॉर्ड है गिनीज बुक रिकॉर्ड में, नारे तो कुछ भी दे सकते हैं, ये नारे देने से किसी को रोका नहीं जा सकता। ठीक है, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कांग्रेस सरकार बनेगी, जनता हमें आशीर्वाद देगी। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। ठीक है, रामराज जी, शर्मा जी, इनको जो इनके जो उम्मीदवार हैं वो जिताऊ और टिकाऊ चाहिए, और पूरा खाका तैयार है इनके पास में, रणनीति तैयार है, उम्मीदवारों के नाम जो है शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, बस उनको फाइनल होना बाकी है। और साथ ही साथ आपके जो हिसाब है उसका भी आकलन जो है इन्होंने कर रखा है, और इसीलिए 10 वर्षों का हिसाब जो है आपसे मांग रहे हैं, क्या कहेंगे? बात है, हमारा हिसाब क्या है, लेकिन हिसाब वो मांग सकता है जो 5 साल हो। हिसाब मारे पड़े हैं जिनकी बही गुम हो रही है, जिनकी बही लगो रखी है। अरे हिसाब मांगने के काबिल तो बनो मेरे भाई, हिसाब वही तो मांग रहा है जो अपना हिसाब लेकर आएगा। ले भाई मैं बिल्कुल साफ हूं, पहले मेरा हिसाब लो फिर अपना देना। अब ये अपना 10 साल का तो हिसाब नहीं दे रहे। अरे पहले तो ये हिसाब दो, किसान की जमीन सस्ते भाव में अड़प ली, महंगे भाव में बिल्डर को बेच दी आपने, 4-6 का नोटिस समाया, किसान को डराया धमकाया, सस्ते भाव में जमीन अड़पी और बिल्डर को महंगे भाव में बेची। 27 क्या नाम है, आपने 56 साल में ओबीसी समाज से सीएम क्यों नहीं बनाया? एससी बीसी समाज का क्या आप सीएम चेहरा डिक्लेयर करोगे? ये भी हिसाब दो, आपने क्यों नहीं बनाया? भाई हमने बनाया और अगला मुख्यमंत्री भी हमारा यही हो गया, नायब सेना जी हो गया।
ये भी हिसाब दो। आपके एक एक 2-2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में आते थे, ऐसा क्यों भाई? ये भी हिसाब दो। आपने एमएसपी पे किसान की उपज का भाव क्यों नहीं दिया? एमएसपी पे उपज क्यों नहीं खरीदी? ये भी हिसाब दो। हम 24 फसलें एमएसपी पे खरीद रहे, ये भी हिसाब दो। समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में आपने क्यों नहीं करा? ये भी हिसाब दो। और फिर किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा मेरिट के आधार पर आपने नौकरी क्यों नहीं लगाया? एक ही क्षेत्र विशेष के मुख्यमंत्री क्षेत्रीय बच्चे पढ़ते हैं क्या? उसी के बच्चे मेरिट में आते हैं क्या? निवासी हल्कों के बच्चे आपने नौकरी नहीं लगाए, वो मेरिट में नहीं आते क्या? ये भी हिसाब दो। आपने झूठ बोल के 5 सीटें ले ली, ठगी ठोरी करके, काट की अंधी चढ़ा के आपने झूठ बोला कि ये आरक्षण खत्म किया जा रहा है। आपने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है। आपने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख रुपए सालाना आ रहे, 8,500 रुपए महीना आ रहे। खटाखट फटाफट झूठे गारंटी कार्ड बांटे आपने। ये भी हिसाब दो। आप ये भी हिसाब दो कि आपने बेरोजगारों के साथ ज्यादती क्यों करी? आपने पूरे विकास कार्य पूरे प्रदेश में क्यों नहीं करे? मुख्यमंत्री की क्षेत्र तक आप सीमित रहे। क्या निवासी हल्के में और लोग नहीं बसते क्या? ग्रामीण अंचल के लोग नहीं बसते क्या? ये भी हिसाब दो। अरे क्या क्या हिसाब दोगे आप? तो भैया गली पड़ी है आपकी तो भाई। के हिसाब मांगोगे? पहले अपना हिसाब तो लेके आओ मेरे भाई। आज प्रदेश की जनता जाग चुकी है। आज इनकी ठगी टोरी में, इनकी बकाई में आने वाली नहीं है। इनकी काट की एक बार चढ़ गई, आगे चढ़ने वाली नहीं है। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री की जन जन के चेते हैं, जन जन के लाडले, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, क्षत्रिय बरादरी के मसीहा हैं। प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। अगली सरकार हमारी बनने जा रही है। नायब सैनी जी हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। क्योंकि हरियाणा का इतिहास रहा है, जो पार्टी केंद्र में सत्ता होती है वही पार्टी हरियाणा में देश तुल्य जनता जनार्दन से सत्ता में आती है। क्योंकि प्रदेश की जनता ये जानती है कि केंद्र में सरकार रहेगी, प्रदेश में और अच्छा विकास कार्य होगा, डबल इंजन की सरकार होगी। तो मैं समझता हूं प्रदेश की जनता का जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, आज किसान के बेटे को, मजदूर के बेटे को, गरीब के बेटे को, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली, कोई चपरासी नहीं लगा, आज मेरिट के आधार पर बिना खर्चे बिना पर्ची के नौकरियां मिल रही है। आपके पास आ रहा हूँ। बहुत अच्छा काम जिस तरह मुख्यमंत्री कर रहे हैं। रात को 12-12, 1-1 बजे तक जगते हैं, लोगों के शिकायतों का निवारण करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, खुद उन्होंने किसानी करी है। किसान की दशा को वही समझता है जो किसान का बेटा हो या मजदूर का बेटा हो या खुद जिसने किसानी करी हो। ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी जनता के बीच में रहते हैं। वो संगठन कौशल है, वो पहले महामंत्री थे और संगठन का बड़ा तजुर्बा है। हमारा बूथ लेवल तक हमारा संगठन मजबूत है। इनका तो संगठन भी तैयार नहीं हुआ है। हमारी तो बूथ कमेटियां भी बन गई हैं और हमारे मुख्यमंत्री भी किसान के बेटे हैं और वो भी खुद किसानी करी है। ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है, जन जन को भारी है। जनता का आशीर्वाद, क्षत्रिय बरादरी का आशीर्वाद इनके साथ बना हुआ है। पहले मैं मेरे भाई से पूछना चाह रहा हूँ, आपने 56 साल में ओबीसी समाज से सीएम क्यों नहीं बनाया? आप बताएं, क्या अगला सीएम ओबीसी समाज से या एससीबीसी समाज से आप सीएम चेहरा डिक्लेयर करेंगे? आप अपनी बात कीजिए, मैं अपनी बात बोलूँ। भाई बैठे हैं सामने, आप अपनी बात बोलिए, अपनी बात चुप हो गए बस। देखिए सारे बोलने लगे भाई। देखिए सारे कौशल, देखिए सारे किसान का बेटा भी याद आया है। किसान का बेटा, अरे भाई मैं बोल लूँ आप बोल लो, नहीं मैं बोल लूँ आप बोल लो, मैं बोलूँ आप बोल लो, अरे बोल लो भाई, मैं बोलूँ आप बोलो, आप बोल लो, बोल लो, अरे भाई बोल, तो जवाब सुन लो या बोल लो, एक ही काम होता है। हाँ जवाब दे दे। आपकी तरह 2 मुंह तो है नहीं, एक इधर से बोलूं एक इधर से बोलूं, मेरे तो एक ही मुंह है भैया। क्योंकि आपको भगवान ने 2 मुंह दिया तो अलग बात है, एक मुंह से बोल सकता हूँ। अरे आप जवाब तो देते हैं, आप गोल मोल दे रहे तो भाई जवाब अजीब बात। अरे भाई चुप होगा तभी तो होंगे जवाब। 56 साल की कहानी बता रहे हो। 56 साल को आपको सरकार ने बाहर रखा, हरियाणा की जनता ने बाहर रखा। 56 साल में ओबीसी याद आ गया, बड़ा ड्रामा रच रहे हो। अरे ड्रामा इतना तो ओबीसी से प्यार था 4 साल पहले बना देते, 4 साल पहले कुछ है ही नहीं। 4 साल पहले क्यों नहीं बनाया? 2 महीने पहले क्यों याद आया? एबीसीडी टाइम आप में इतनी समझ नहीं है। रात को 12 बजे कौन से रात को
रात को 12 बजे कौन से काम होते हैं जो आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री में इतनी भीड़ लगी थी? सारे रात को काम के उजाले में होते हैं, रात के उजाले दो के काम होते हैं, दिन के उजाले काम होते हैं जो पब्लिक को पता हो। रात के तो उजाले में चोर उचक्के जाते हैं काम करने। 750 किसान की हत्या का हिसाब दो, कानून की व्यवस्था का हिसाब दो। हमारी सरकार है वहाँ, वो भी तो जवाब दे दे। महाराज आपकी कार की हंडी डूब चुकी है, 15 लाख खाते में आएंगे, आपकी उसका साथ दो, फैसलियां वो रोजगार देंगे, उसका साथ दो, वो स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उसका हिसाब दो। आपके साथ देने के बाद कुछ नहीं है, क्योंकि ये सरकार मोहम्मद तुगलक की है, पढ़े लिखे मूर्खों की सरकार है, जिसे हिसाब भी नहीं मांगना, हिसाब देना भी नहीं आता। तो आप लोग मोहम्मद तुगलक हो, पढ़े लिखे, हिसाब लेना आता। भाई अरे हम तो हिसाब लेके जनता में गए हैं। अरे शर्मा जी, हम आपसे तो हिसाब मांग नहीं रहे, हम तो जनता को दे रहे हैं आपके हिसाब। जनता फैसला करेगी। भाई पढ़े लिखो, कभी चलाई नहीं सरकार, कभी चलाई नहीं। 2014 से 19 के बाद 40 सीटों पे आ गए। एक बात एंकर मोदी में इनकी बात साबित करता हूँ, इन्होंने खुद ही मान लिया कि इनकी सरकार नहीं बनेगी। इन्होंने अभी बोला कि केंद्र में जिसकी सरकार बनती है उसकी सरकार बनती है, और केंद्र में बीजेपी बिल्कुल बिल्कुल केंद्र में हमारी सरकार बन रही है। अच्छा शर्मा जी मेरा आपसे सवाल है, रामराजी जी एक एक कर जो आप बोलिएगा। देखिए केंद्र में गठबंधन की सरकार है, इसका मतलब इन्होंने ये मान लिया कि भाई हरियाणा में भी गठबंधन की सरकार बनेगी, इनका बहुमत नहीं आएगा। दूसरा, अच्छा शर्मा जी मुझे एक बात बताइएगा, बोलते हैं जो इनके पहले सीएम थे और आज ठीक है नीरज जी, मैं आप एक हरियाणा का बजट 1% बजट नहीं लाया, शर्म आनी चाहिए। बात करते हो डबल इंजन की सरकार है, अरे डबल इंजन की सरकार है, तू मर जाए। कभी होए नहीं, क्या मिला? ऐतिहासिक कार्य हुए जो कभी सपने में नहीं सोचा था। नीरज जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। शर्मा जी मुझे एक बात बताइएगा, एक सवाल है, जिस तरीके से शर्मा जी आप जो लगातार जो है ओबीसी का सीएम जो चेहरा का बार बार जो जिक्र कर रहे हैं, हर रोज जिक्र कर रहे हैं, आए दिन जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव है वो आप किसके चेहरे पर लड़ रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ रहे हैं? आपकी पार्टी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ये विधानसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है, या फिर अपने सीएम के चेहरे पर? अरे नीरज जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, नीरज जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आपके पास आ रहा हूं। हाँ जी शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे इतना है कि जो आप जितना जिक्र कर रहे हैं कि हमारी पार्टी ने जो है ओबीसी का चेहरा जो है लाकर मैदान में खड़ा कर दिया, 56 साल हो गए, किसी ने ऐसा चेहरा नहीं देखा, किसी ने ऐसा सीएम नहीं देखा, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से सभी राज्यों में जितने भी चुनाव हुए हैं वहां पर जितने भी नेता हैं, जितने भी आपके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो नरेंद्र मोदी जी की छाप को लेकर जो है मैदान में दिखाई देते हैं, क्षेत्र में दिखाई देते हैं। आप जो है सीएम को लेकर चल रहे हैं या फिर जो है नरेंद्र मोदी जी की छाप को जो है दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, प्रदर्शित करना चाह रहे हैं? किस फेस को लेकर जो है चुनाव चल रहा है? रामराजी जी, वो तो पूरे हिंदुस्तान का चेहरा, पूरे देश का चेहरा है। हमने तो इनको बताया ना, हमने अरे आपका झोला उठाने का टाइम आ गया और अगले आप झोला उठा के शंभू बॉर्डर जाइए, क्योंकि आपका झोला उठाने का वक्त आ गया है। पब्लिक ने आपका झोला मेरे भाई आगे चलने वाले एक इंजन फेल हो गया हमारे प्रदेश में, अगर उस इंजन ने सही काम किया होता है, अगर उस इंजन ने सही काम होता है तो दूसरा फटाफट और खटाखट फटाफट वाले भागे भागे खटाखट वाले 8,500 रुपए दे दो, 1 महीने का बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आप बोल क्या रहे हैं। दोनों आपस में क्लैश कर रहे हैं, आपकी आवाज जो है, वॉइस जो है, आप एक दूसरे की आवाज पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। एक साथ मत बोलिए ना सर, कैसे आप जो है डिबेट करते हैं, क्या तरीका है? नहीं नीरज जी, शर्मा जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। नीरज जी जरा
वरना ये ठग। अरे थोड़ा सा पानी पी लीजिए प्रभु। ये बड़े हो गए नीरज जी। इतने प्यारे नीरज जी आप बिना ब्रेक के नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। अरे दिमाग का पत्ता हिल गया कि भाई, अरे इस बार नहीं 4 तारीख के बाद आवाज आ रही है मेरी? अब तक नहीं आ रही है। 4 तारीख के अभी टाइम है भाई, अरे 4 तारीख का अभी समय है नीरज। आज मुझे लग रहा है शर्मा जी आपको ये सोच कर आए कि आपको नहीं बोलने देंगे। अरे 4 तारीख का भी समय है मेरे भाई। नायब सैनी जी 4 तारीख के बाद में शपथ लेंगे, दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे मेरे भाई। देव तुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, गति बरादरी का आशीर्वाद है। लेकिन शर्मा जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है, लगातार कह रही है, जिस तरीके से अभी तैयारी भी चल रही है कांग्रेस की तरफ से, जो खबर निकल कर आ रही है कि रथ यात्रा जो है उनके उसको लेकर भी रूट प्लान किया जा रहा है। एक तरफ जो है पद यात्रा निकल रही है, एक तरफ जो है हिसाब मांगो यात्रा निकल रही है। तमाम सारी यात्राओं का दौर जो है इस वक्त चल रहा है। अब आपका हिसाब जो है क्या इनको दिखाई नहीं दे रहा? जो आप मंचों से बखान कर रहे हैं, जो आप मंचों से फहरिस्त गिना रहे हैं अपने कामों की, चाहे किसान से जुड़ा हुआ हो, रोजगार से जुड़ा हुआ हो, सिलेंडर से जुड़ा हुआ हो, हिसाब आखिरकार किस चीज का मांग रहे हैं? क्या आपको क्या लग रहा है कि मतलब हिसाब दे नहीं पा रहे हैं आप, या फिर ये समझ नहीं पा रहे? ऐसा मैं बताऊं, जिसके नियत में खोट होता है ना, आ रहा हूँ नीरज जी, 1 मिनट। नीरज जी आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा आप लगातार बोले ही जा रहे हैं, मेरा सवाल भी नहीं सुन रहे हैं। 4 के बाद में नीरज, अभी 4 तारीख का समय भाई। 4 के बाद में दूसरी बार नायब सैनी जी पीएम की ओथ लेंगे। अभी पानी पुनी पी ले, थोड़ा पानी पी ले मेरे भाई। ऐसा है जी, जो आपने क्वेश्चन कराया ना, मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। जी जी प्लीज, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ सर। जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस में कई कांग्रेस हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस है, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है, भाई क्या नाम है, चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है। तो इनमें आपस में लठ बज रहा है। इनका एक बार इनकी लिस्ट आने दो, इनकी जिस दिन लिस्ट आएगी विधानसभा कैंडिडेट की, उसी दिन लठ बज जाएगा। आधे से ज्यादा तो इनके कैंडिडेट छोड़ के चले जाएंगे। इन्होंने अपने अपने कैंडिडेट छाट रखे हैं, वो इनकी 4-5 कांग्रेस है। 2500 से ज्यादा नेताओं ने आवेदन किया है अपनी सीट को लेकर। तो पैसे इकट्ठे करने का एक इनका जरिया है। और ये बता रहे हैं कि हमारी तो रणनीति है भैया, जिताऊ उम्मीदवार होनी चाहिए और टिकाऊ उम्मीदवार होना चाहिए। इनमें क्या, जो ज्यादा शोर मचाएगा ना, उसको 1-2 टिकट फालतू थमा देंगे। ले भाई मुंह बंद कर ले जा। तो ये काम है इनके यहाँ। तो आप देखना ना, अभी तो खेल शुरू हुआ है। हमारे यहाँ तो देखो एक ही गुट है, नरेंद्र मोदी जी गुट, कमल का फूल गुट, भाजपा गुट। हमारे यहाँ कोई है नहीं। हमारा तो संगठन बहुत बढ़िया है, विश्व में सबसे बड़ा संगठन है हमारा। और जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी नीरज जी, आप रुक ही नहीं रहे हैं, समय रुक रहा है, समय इजाजत नहीं दे रहा है। आप मुझे इतना दाग जमी है, हमारा आर्थिक दृष्टि से हमारा देश मजबूत हुआ है, रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ है, धारा 370-35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है, 5 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया है, बेरोजगारों को हमने रोजगार दिया है, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली, कोई चपरासी नहीं लग गया था भाई, बिना खर्ची बिना पर्ची के। आप गांव में, आप मेरी बात पे वो मानिए, आप हर एक गांव में आप सर्वे कराइए, आपकी टीम बहुत मजबूत है। हर एक गांव में से किसी में से 2 बालक लग रहे हैं, किसी में से 5 बच्चे लग रहे हैं। अरे जिसके पास में 3 रोज तक का भाड़ा नहीं, उस घर का बालक खानदार लग रहा है, उस घर का बच्चा। ठीक है सर, समय इजाजत नहीं दे रहा मुझे इससे आगे बढ़ने का, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। नीरज जी हमारे साथ जुड़े, समय निकाला। शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात को यहाँ रखने के लिए। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि जिस तरीके से इलेक्शन प्रदेश कमेटी की जो बैठक चल रही है, उसमें जो है 90 विधानसभा सीटों को लेकर जो उम्मीदवारों ने 2500 से अधिक नेताओं ने आवेदन किए हैं, उसमें से छटनी होनी है, किस के नाम जो है उम्मीदवार का जो टिकट लगना है और किसका कटना है, ये भी तय करना है। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि किस तरीके से कांग्रेस जो है इस पूरे रोड मैप को तैयार करती है, किस तरीके से रणनीति तैयार करती है, जिससे कि हरियाणा की जनता को लुभा सके, हरियाणा की जनता को अपनी तरफ जो है आकर्षित कर सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, खास खबर में इतना ही। नमस्कार।